Hello viewers, welcome back to my channel Linguistics and Literature Studies। viewers, आज की इस वीडियो में हम एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और ये वीडियो पार्ट्स में होने वाली है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। The earliest phase of English literature started with the Anglo-Saxon literature of Angles and Saxons, the ancestors of English race much before they occupied Britain। व्यूअर्स, मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में एंग्लो सैक्सन्स की पॉलिटिकल हिस्ट्री को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है। आप वो वीडियो पहले जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। व्यूअर्स, ब्रिटेन नामी जगह पर केल्ट्स रहते थे। केल्ट्स पर पिक्ट्स नाम की एक कौम ने हमला किया। जब उन्होंने हमला किया तो केल्ट्स जो थे वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने एंजल्स, सेक्सन्स और ज्यूट्स को अपनी मदद के लिए बुलाया ब्रिटेन में। अब एंजल्स और सेक्सन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जंगजू थे। इन्होंने क्या किया, केल्ट्स को बचाया पहले पिक्ट्स से, फिर उन्होंने क्या किया, केल्ट्स पर हमला किया और उन्हें भी वहाँ से भगा दिया। यानी कि ब्रिटेन पर इन्होंने ख़ुद कब्ज़ा कर लिया। और जो ज्यूट्स थे वो क्योंकि इतने पावरफुल नहीं थे, इसलिए वो वहाँ से चले गए। अब ब्रिटेन नाम की जगह पर एंजल्स और सेक्सन्स रह गए। इसी वजह से इनको एंसेस्टर्स भी कहा जाता है इंग्लिश रेस का, क्योंकि इन्होंने ब्रिटेन में इंग्लिश रेस की बुनियाद डाली। अब व्यूअर्स, क्योंकि केल्ट्स ब्रिटेन में रहते थे लेकिन उनका अपना कोई लिटरेचर नहीं था, एंजल्स और सेक्सन्स ने आकर वहाँ पर लिटरेचर स्टार्ट किया। इसलिए कहा जाता है कि अर्लीस्ट फेज जो है इंग्लिश लिटरेचर की वो एंग्लो सेक्सन्स के आने से स्टार्ट हुई। इनकी जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश थी। बिफोर दे ऑक्यूपाइड ब्रिटेन दे लिव्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क। केल्ट्स ने जब इनको बुलाया था तो ये स्वीडन और डेनमार्क के कोस्ट पर रहते थे, लेकिन उन्होंने जब केल्ट्स को वहाँ से भगाया और ब्रिटेन में ख़ुद सेटल हो गए तो उस लैंड को एंगल लैंड कहना शुरू कर दिया। They learned Roman alphabet from Roman missionary and began to write literature। व्यूअर्स, इनके पास अपना कोई राइटिंग सिस्टम नहीं था, कोई अल्फ़ाबेट्स वगैरह इनके अपने नहीं थे। इन्होंने क्या किया, जो रोमन इनसे पहले केल्ट्स के साथ वहाँ रहते थे ब्रिटेन में, उनसे इन्होंने रोमन अल्फ़ाबेट सीखे और इन्होंने अपना लिटरेचर लिखना स्टार्ट किया। इससे पहले इनका जो लिटरेचर था वो ओरल होता था। वो ओरली अपने लिटरेचर को सुनते सुनाते थे, जैसे कि वो अपने फीस्ट पर, अपने त्योहारों पर बैटल्स के बारे में, गॉड्स या एंसेस्ट्रल हीरोज़ के बारे में लिटरेचर सुनाते थे। कुछ पोएम्स या कुछ गीत जो हैं वो गाते थे। अब इन वर्क्स में क्या क्या कौन कौन से यानराज आ जाते हैं, जैसे एपिक पोइट्री होती थी इनकी, हैजियोग्राफी, सरमन्स, बाइबल ट्रांसलेशंस होती थी, लीगल वर्क्स, क्रॉनिकल्स, रिडल्स और कुछ और वर्क्स होते थे जो ये ओरल सुनते थे और सुनाते थे। The subject matter of their poetry used to be religion, war and the trials of daily life। व्यूअर्स, इनकी पोइट्री का जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो रिलीजन, वार और ट्रायल्स ऑफ डेली लाइफ पर ही मुबनी होता था। इन्हीं चीज़ों पर ये पोइट्री लिखते थे। एंग्लो सैक्सन पोइट्री फॉल्स अंडर हेरोइक पोइट्री, विजडम पोइट्री एंड रिलीजियस पोइट्री। व्यूअर्स, पहले हमने उनका सब्जेक्ट मैटर देखा, उनकी थीम्स देखी, जैसे थीम्स रिलीजियस थीम्स हो गई, वार की थीम्स हो गई, ट्रायल्स ऑफ डेली लाइफ हो गए। अब हम देख रहे हैं कि उनकी पोइट्री किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो 3 किस्म की होती थी। एक होती थी हेरोइक पोइट्री, जिसमें बियोल्फ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत फेमस पोइट्री है, विट्सिट डियर, बैटल ऑफ माल्डन ईटीसी। नेक्स्ट है विजडम पोइट्री, जैसे सी फारर है, वॉन्डरर है, द रूइन है। इनमें भी हमें विजडम या एडवाइस मिलती है। नेक्स्ट है रिलीजियस पोइट्री, क्राइस्ट 1, क्राइस्ट 2 एंड 3, क्राइस्ट एंड सैटन। तो ये कुछ रिलीजियस पोइट्रीज़ इनकी हमें मिलती हैं। तो इन 3 कैटेगरीज़ में इनकी पोइट्री को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड में कौन से इम्पॉर्टेंट पीपल हैं जिन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस दी थी लिटरेचर में, एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में।
सबसे पहले जो हैं वो दो इम्पॉर्टेंट रिलीजियस पोइट्स हैं, कैडमिन एंड सिनवल्फ। जो कैडमिन थे उनको फर्स्ट मेकर ऑफ इंग्लिश वर्स कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनसे पहले लिटरेचर का सीन ही नहीं था, कैल्ट्स तो कोई लिटरेचर नहीं लिखते थे, तो एंग्लो सैक्सन्स के ही बंदों ने लिटरेचर स्टार्ट किया था। तो इंग्लिश वर्स भी कैडमिन ने, जो कि एंग्लो सैक्सन के एक इम्पॉर्टेंट पोइट माने जाते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है किंग एल्फर्ड, जो कि इंग्लिश प्रोज के क्रिएटर माने जाते हैं। अब जो किंग एल्फर्ड है ना, वो वेसेक्स के बहुत ज़्यादा नोबलेस्ट और ग्रेटेस्ट पोइट माने जाते हैं। एंग्लो सैक्सन एज में मैंने आपको अपनी रीसेंट वीडियो में बताया था कि किस तरह इंग्लैंड को उन्होंने 7 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें वेसेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा रकबे के लिहाज से बड़ा एरिया था। तो किंग एल्फर्ड वहाँ के किंग थे, उन्होंने वहाँ पर रहकर प्रोज जो है वो लिखना स्टार्ट किया था और इन्होंने इंग्लैंड से डेन्स को भगाया था। उसके अलावा एल्फ्रिक हैं, वो एक चर्चमैन थे, उन्होंने ग्रामर में अपनी बहुत सी कंट्रीब्यूशंस दी हैं। उसके अलावा बीड थे, जिन्होंने, जो एक प्रीस्ट भी थे और एक स्कॉलर भी थे, उन्होंने लैटिन में बहुत ज़्यादा वर्क किया है। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, वो भी इसी एज में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है एल्डहम एंड वुल्स्टन, दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट पर्सनस ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड, लेकिन इनका कोई इम्पॉर्टेंट वर्क सामने नहीं आता। अब ये कुछ लोग थे जिन्होंने एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में अपनी कंट्रीब्यूशंस दी थी। अब ये कह रहे हैं कि आफ्टर द एंग्लो सैक्सन embraced Christianity, the poets took up religious themes as the subject matter of their poetry. In fact, a major portion of Anglo-Saxon poetry is religious. व्यूअर्स, हमने अपनी रीसेंट वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि रोमन्स ब्रिटेन में रहते थे। रोमन्स को जो है वो जाना पड़ा था ब्रिटेन से, क्योंकि रोम पर हमला हो चुका था। तो ब्रिटेन में रोमन्स के रहने की वजह से क्रिश्चियनिटी का असर वहाँ पर पाया जाता है। तो एंगल्स और सैक्सन्स जब ब्रिटेन में आए थे तो उन्होंने भी आकर क्रिश्चियनिटी को कबूल किया, अपनाया, और जो उनके पोइट्स थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी पर लिखना शुरू किया। तो इस तरह उनकी पोइट्री की जो थीम्स हैं वो रिलीजियस हो गई, जैसे कि हमने अभी अभी बात भी की थी। कैडमन sang in series the whole story of the fate of men, from the creation and the fall to the redemption and the last judgment, and within this large framework the scripture history. जो कैडमन एंग्लो सैक्सन पीरियड के एक इम्पॉर्टेंट पोइट हैं, उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं जिनकी थीम रिलीजियस है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि होल स्टोरी लिखी है उन्होंने सीरीज़ में, फेट ऑफ मैन, ठीक है, फ्रॉम क्रिएशन, कैसे एक बंदा पैदा होता है, फिर उससे कोई गलती हो जाती है अपनी लाइफ में, कैसे वो गिरता है, फिर कैसे वो रिडेम्पशन यानी कि अपनी गलतियों का मदावा करता है, पछताता है, माफ़ी मांगता है। तो ये सारा एक लार्ज फ्रेमवर्क में एक होल स्टोरी की तरह इन्होंने लिखा है। इसके बाद है सिनवल्फ। कैडमिन की हमने बात कर ली। सिनवल्फ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट हैं जिन्होंने एक पोएम लिखी है क्राइस्ट, जो है अ मेट्रिकल नैरेटिव ऑफ लीडिंग इवेंट्स ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री अपॉन अर्थ इंक्लूडिंग हिज रिटर्न टू जजमेंट। जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि क्राइस्ट जो है वो ज़मीन से उठा लिए गए थे और वो जजमेंट के लिए दोबारा आएंगे, तो उसी बारे में सिनवल्फ ने अपनी पोएम के अंदर लिखा है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इन टोटल देयर आर अबाउट 400 सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट्स। अब व्यूअर्स, हमें एंग्लो सैक्सन लिटरेचर से तकरीबन 400 सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट्स इस वक्त मिलते हैं, जिनमें 189 जो हैं वो मेजर वर्क्स हैं या मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। अब इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, प्राइज्ड इनको समझा जाता है इनकी हिस्ट्रिकल वैल्यू की वजह से, इनकी एस्थेटिक ब्यूटी की वजह से, और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लेटर्स एंड डेकोरेटिव एलिमेंट्स। व्यूअर्स, उस वक्त की जो ओल्ड इंग्लिश थी वो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक होती थी, यानी कि उसमें जो वर्ड्स थे वो अब हम लोग इतने यूज़ नहीं करते, इसलिए मतलब उनके जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंग्लो सैक्सन पोइट्री
के बारे में, और ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।